6-7 minutes. Welcome class, chapter 16, istijrar. istijrar means purchasing goods from time to time in different quantities. ठीक है, अब बैंक के पास कोई आ जाता है ऐसा क्लाइंट जो ये कहता है कि जी मुझे अपनी इन्वेंट्री को फाइनेंस करवाना है। ठीक है, मेरे पास इन्वेंट्री के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, इन्वेंट्री के लिए, फाइनेंसिंग के लिए पैसे नहीं है। तो बैंक उसे कहता है ठीक है, आपको इन्वेंट्री परचेज करनी है, लेकिन वो अब सारी एक साथ परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहते हैं जी मुझे टाइम टू टाइम चाहिए होती है, आप मेरी इन्वेंट्री की परमानेंट फाइनेंसिंग कर दें, हम एक बार या तो सेटलमेंट कर लेंगे एंड के ऊपर, टाइम पीरियड एंड होने के ऊपर, या फिर हम इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करते रहेंगे। ठीक है, अब ये जैसे कि कुछ सीजनल बिजनेसेस होते हैं, उनको उस सीजन के अंदर उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसको फिर भी एक साथ तो सारी इन्वेंट्री नहीं चाहिए, रख भी नहीं सकता सारी, थोड़ी थोड़ी करके लेता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो इन्वेंट्री या तो डील कर देते, बैंक ओवरऑल उसको अप्रूव कर देता है। लेट्स सपोज कि जी एग्रीमेंट हो जाता है कि जी आपको हम 1000 यार्न का अगर हो रहा है, 1000 स्पूल्स या लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए तक की फाइनेंसिंग करेंगे। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेंट्री की फाइनेंसिंग हम आपकी कर देंगे। ठीक है, अब वो बैंक से कहते हैं जी कि मुझे इस वक्त 10 लाख की इन्वेंट्री की जरूरत है, वो ले लें। बैंक 10 लाख की इन्वेंट्री खरीद कर उसको एजेंट बनाएगा, अपनी इन्वेंट्री खरीद कर लाओ और ले जाओ, उसके साथ वही पूरा एग्रीमेंट होगा और वो उसको यूज कर लेगा। प्राइस का इसके अंदर तय हो सकता है कि प्राइस आप जब परचेज करें हर बार नई फ्रेश तय हो और वो आपको इंटीमेट कर दी जाए थ्रू द लेटर के जिसके अंदर ऑफर एक्सेप्टेंस है, वहां पर प्राइस नहीं इंडिकेट कर दी जाए, या पहले भी तय हो सकती है, लेकिन यूजुअली क्योंकि प्राइस चेंज होती रहती है मार्केट में, तो वो यूजुअली तय ऐसे ही होगा कि जी प्राइस जो उस वक्त की होगी उस प्राइस के ऊपर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा विद द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्योंकि हर बार नई ऑफर एक्सेप्टेंस होगी। अब इस केस के अंदर पूरा नया एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑफर एक्सेप्टेंस भी बार बार करने की जरूरत नहीं है। वो होता ये है कि इनवॉइस जब बना कर दिए तो वो ऑफर एक्सेप्टेंस ही कंसीडर होती है कि आपको नई प्राइस से इंटीमेट कर दिया कि आप एग्रीड हैं किसी भी प्राइस के ऊपर लेने के लिए। ये क्योंकि पहली ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर हो गया होता है एग्री कि आप एग्रीड हैं इस पूरे एग्रीमेंट में, जो भी प्राइस है वो पहले तय होगी कि जी जिस प्राइस के ऊपर होगा वो बैंक आपको इंटीमेट कर दिया करेगा कि इस प्राइस के ऊपर हमने आपको ये माल इतना सप्लाई कर दिया है, आप ऑलरेडी एग्रीड हैं कि उस प्राइस के ऊपर आप लेने को तैयार हैं, क्योंकि बैंक ने डेफिनेटली ये देखा कि पहले उसने परचेज कितने का किया मार्केट से उस दौरान। तो आपने कहा 10 लाख का माल ले दें, बैंक ने 10 लाख का लेकर आपको दे दिया, फिर आपने कहा कि जी और 10 लाख का ले दें, बैंक ने और 10 लाख का लेकर दे दिया। बैंक आपको जब तक 1 करोड़ तक आपकी लिमिट नहीं पहुंच जाती सामान लेकर देता रहेगा। अब पेमेंट आपकी जैसे तय हुई है, इंस्टॉलमेंट्स में करने की तय हुई है तो इंस्टॉलमेंट्स में यूजुअली, या टाइम पीरियड के एंड के ऊपर हुई है तो एंड के ऊपर। So in Islamic jurisprudence, istijrar is an agreement where a buyer purchases something from time to time. Each time there is no offer or acceptance for or bargaining. There is one master agreement where all the terms and conditions are finalized. There are two types of istijrar, whereby the price is determined after all the transactions of purchase are complete, whereby the price is determined in advance by the purchase but the purchase is executed from time to time. तो दोनों ही तरीके अलाउड हैं कि या तो प्राइस एंड पे डिटरमिन कर ली जाए क्योंकि हर बार प्राइस चेंज हो रही होगी, तो एग्रीमेंट मास्टर हो जाएगा एक जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई है, बार्गेनिंग सारी हो गई है, अब ये चीजें चेंज नहीं होंगी। अब बस सिर्फ ये होगा कि इतनी अमाउंट प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइड कर दे, उसमें ये भी तय हो गया होगा कि प्राइस हम एंड पे देख लेंगे, जितने के सारा माल आया होगा उसके हिसाब से एक प्राइस एंड पे एवरेज लगा लेंगे, या फिर शुरू में पहले तय करके इस प्राइस के हिसाब से हमने लेना है, उसके अंदर भी पहले तय होगा कि अगर कोई चेंज होगा तो इस हिसाब से चेंज किया जाएगा, वो पहले से एग्री हो जाएगा। तो ये है कि हर बार नया एग्रीमेंट करने की उनको जरूरत नहीं, बस वो ऑफर करेंगे, ये उसके अंदर से कहते जाएंगे जी ठीक है जी आपको सप्लाई हो गया। प्राइस जो है वो डिटरमिन होगी सारी ट्रांजैक्शंस के बाद परचेज के Yes. बाद। तो ये कैसे नहीं, गरर कैसे आएगा? बाद में क्या नहीं तो 100 रुपए का करें क्या जैसे जब ट्रांजैक्शन ही कंप्लीट हो गई है और परचेज के बाद नहीं, क्योंकि उनकी आपस में ये बात पहले से तय हो गई है। मार्केट में ऐसी चीज आप परचेज करना चाह रहे हैं इन्वेंट्री के अंदर जिसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है, कभी अप भी होगी कभी डाउन भी होगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट में तय होगा कि जी एक बार एंड पे तय कर लेंगे जितनी भी प्राइस है। ठीक है, तो इट इज नॉट एन इशू क्योंकि एग्रीमेंट में ऑलरेडी आपस में आपका डिसाइड हो गया है। हाँ, अगर आपने कहा है कि ठीक है आप मुझे इंटीमेट करते हैं साथ साथ, तो बैंक ठीक है उसके तो इंटीमेट भी कर देगा जी इस प्राइस के ऊपर आपको हम दे रहे हैं ये चीज़,
एंड के ऊपर उसकी प्राइस के हिसाब से पेमेंट तय हो जाएगी कि पेमेंट आपने किस तरह करनी है, ये पूरी पेमेंट करनी है। जैसे कोई एग्जांपल से करवाना ये एग्जांपल ओके, यही स्पूल्स ऑफ यार्न की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। स्पूल्स ऑफ यार्न बैंक ने कहा कि हम आपको परचेज करके देंगे, 1 करोड़ तक की फाइनेंसिंग अलाउ की। अब कंपनी ने कहा कि हमें 10 लाख का माल ले लें। अब ये 10 लाख का माल जो बैंक को पड़ा है, ये लेट्स सपोज एक स्पूल पड़ा है 1000 रुपए का, ठीक है। अब उसने कहा जी और 10 लाख का माल ले लें। अब जब परचेज किया है तो ये पड़ा है जी 1100 रुपए का। फिर उसने कहा जी फिर हमें और परचेज करने 1 लाख का 10 लाख का माल, अब पड़ा है जी 900 रुपए का। तो ये प्राइसेस इस तरह से अगेन एग्रीमेंट में तय होगा कि ये प्राइस वो साथ साथ स्पेसिफाई करते जाएंगे कि जी इस प्राइस, क्योंकि हर बार जब आपको माल जाएगा ना, इनवॉइस साथ जाएगी कि इतने की ये चीज आ गई है, एटलीस्ट इनवॉइस साथ आती जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि इनवॉइस में आता जाएगा, एंड पे टोटल कर लेंगे कि जी क्या प्राइस बनी है। एक नहीं पहले ही टोटल कर लीजिए कि इस प्राइस के ऊपर हम परचेज करेंगे, प्राइस पहले तय हो जाएगा। इस तरह जितना ट्रांसिस में माल आप लेते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में जिस तरह जरूरत है उसका प्राइस उस वक्त तय होता जाएगा। एग्जैक्ट, ये समवट सिमिलर है टू इजारा, जहां पर बेसिकली आप देखेंगे आजकल फ्लोटिंग रेट के ऊपर होता है इजारा। हर मंथ वो दोबारा ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही होती है, ठीक है ना, तो ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही थी। यहाँ पर क्योंकि हर बार ऑफर एक्सेप्टेंस करना जरूरी नहीं है, एक बार मास्टर एग्रीमेंट हो गया जिसमें तय हो गया यदि हमें प्राइस कबूल है, जिस प्राइस के ऊपर भी आप देंगे हमें कबूल है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस अप डाउन होती रहती है। कोई एक प्राइस हम कह नहीं सकते कि इसी प्राइस पे हमने फाइनेंसिंग की 6 महीने की, हमने की 9 महीने तक की, हमारा सीजन 9 महीने का है, हमने उसकी फाइनेंसिंग करवाई है। अब सीजन के स्टार्ट में प्राइस कुछ और होगी, मिड में कुछ और होगी क्योंकि पीक पे जा रही होगी डिमांड, और एंड तक सीजन के ऊपर प्राइस कुछ और हो जाएगी। तो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हमें माल मिलेगा, तो हमें पता है कि डिफरेंट है। आप बस एक काम करेंगे, हर बार बिल के अंदर ना लिख देंगे कि इतनी प्राइस के ऊपर आपने हमें प्रोवाइड किया, बस एंड में हम उसका टोटल करके उसकी पेमेंट कर देंगे। क्योंकि एंड पे तय इसलिए करनी क्योंकि आप शुरू में पूरी तय नहीं कर सकते ना कि एंड तक कितने का माल खरीदा जाएगा। तो आपने क्योंकि हर बार इनवॉइस करके हमें भेजते हैं, एंड पे टोटल हो जाएगा, क्योंकि जब माल डिलीवर हो रहा है तब इनवॉइस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है या एक्सपेक्टेड नहीं है, इन दैट केस शुरू में ही प्राइस तय हो जाएगी। The first kind is relevant with the Islamic mode of financing. This kind is permissible with certain conditions. In the case where the seller discloses the price of goods at the time of each transaction, the sale becomes valid only when the buyer possesses the goods. The amount price is paid after all transactions have been completed. क्लियर हो गया कि वो जब हर ट्रांजैक्शन हो रही है उसके साथ उसको वो प्राइस कम्युनिकेट कर देता है, लेकिन पोजेशन के बाद वो सेल हो जाती है, डिक्लेयर प्रॉपर सेल हो जाती है, लेकिन पेमेंट एंड पे एक ही बार हो जाती है टाइम पीरियड के एंड के ऊपर। If the seller does not disclose each and every time to the buyer the price of the subject matter, but the contractors know that it is being sold at market value, and the market value is specified and determined in such a manner that it does not vary and does not lead to differences of the contractors, then the sale would be valid. Void. ठीक है। It should not be void, it should be valid. I'll check this, I don't know. लेकिन इस केस के अंदर void नहीं होनी चाहिए, ये valid होनी चाहिए, बिकॉज प्राइस जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि ये मार्केट प्राइस या मार्केट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही प्राइस जा रही है, ठीक है। इन दैट केस उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही हमें प्राइस किया जाएगा, तो डेफिनेटली वो एग्रीमेंट अलाउड होगा कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उसको प्राइस किया जा रहा है। जरूरी नहीं है इस केस के अंदर, इस केस के अंदर क्योंकि आपका एक मास्टर एग्रीमेंट साइन हुआ है, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, मास्टर एग्रीमेंट में तय हो गया कि भाई आप हमें प्राइस भी डिस्क्लोज ना करें, एंड पे हमें एक बार बता दीजिएगा कि जो मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस के ऊपर आप लेकर हमें देते हैं। अब आपस में तय होगा ना मार्केट प्राइस के ऊपर लेना है, जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आप लेकर हमें देते हैं, या मार्केट प्राइस प्लस समथिंग प्रॉफिट जो उसका है, अगर उसने वो कहा होगा कि हम अपना प्रॉफिट चार्ज करेंगे तो।
if at the time of possession the price of the subject matter was known or the contractors agree that whatever the price shall be, the sale will be executed. However, if there is significant difference in the market price and the agreed price, it may cause conflict. In such a case, at the time of possession, the sale will not be valid. Rather, the sale will be valid at the time of settlement of the payment. ठीक है? ओके, ये मैटर जरा क्लियर कर दूं. अब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम जो सर्टेन प्राइस है उसके ऊपर रख लेंगे. ठीक है? लेट्स सपोज उन्होंने जब एग्रीमेंट किया, मास्टर एग्रीमेंट किया, उसके बाद तय किया जो भी प्राइस होगी, मार्केट प्राइस जो भी होगी उस टाइम के ऊपर, ये जो प्राइस आप तय करेंगे उसके ऊपर हम ले लेंगे. ठीक है? एक पॉइंट ने कहा जी मेरी जरूरत है, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, बस ठीक है, जो प्राइस आप कह देंगे मैं उस पर ले लूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है? अब इस केस में अगर मार्केट प्राइस से जो प्राइस इसके ऊपर माल दिया गया है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तब डिक्लेयर भी नहीं की. ठीक है? अब जब आगे वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, तो इस केस के अंदर जो जैसे पिछले वाले में एक जगह कंफ्यूज हो रहा था कि सेल तब वैलिड नहीं होगी जिस टाइम के ऊपर सामान पहुंच गया है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब सामान पहुंच गया है और बिल भी साथ पहुंच गया कि इस बिल के ऊपर हमने आपको ये सामान प्रोवाइड किया है, सेल वैलिड हो गई, सेल हो गई. इन दिस केस जहां पर आपको उसको बिल नहीं दिया, जो भी मार्केट प्राइस है उसके ऊपर हम कहते दे रहे हैं, लेकिन मार्केट प्राइस और उसमें डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. सेल वैलिड तब तक नहीं होगी जब तक उसकी पेमेंट क्लियर ना हो जाए. ये ऊपर भी जो वाइड है ये इसी कॉन्टेक्स्ट में है. मैं ये सोचता हूं कि इसको वाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेल तब वैलिड होगी जब उसकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी. गेट द आइडिया? क्योंकि हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. हम कहें सेल हो गई, ठीक है, सेल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. फिर हम कहें सेल हो गई, पेमेंट हमने बाद में भी तय करनी है और उस टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. ठीक है? इसीलिए उस केस के अंदर फिर सेल तब होगी जिस वक्त पेमेंट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फिर गरर का एलिमेंट भी चला गया ना, क्योंकि सेल हुई नहीं. सेल तब हो रही जब पेमेंट क्लियर हो रही है उसकी. क्लियर? The validity will relate to the time of possession. ठीक है? कि किस वक्त पोजेशन दी गई है. Therefore, the ownership of the subject matter, ownership of the buyer in the subject matter will be proved from the time of possession. कि जिस टाइम उसको पोजेशन दे दी गई थी उससे उसकी ओनरशिप साबित हो जाएगी. उस टाइम उसकी ओनरशिप स्टार्ट हो गई. कोई नुकसान होगा उसके बाद तो उसकी ओनरशिप के अंदर नुकसान हुआ है. After the payment of price, the buyer's usage of the subject matter will be valid from the time of possession. जब वो जो उसकी यूजेज, पेमेंट ऑफ प्राइस के बाद उसकी यूजेज जिस टाइम से उसको पोजेशन दे दी गई है तब से उसकी जो यूजेज है वो वैलिड हो जाएगी उसके लिए, लेकिन पेमेंट होने के बाद. पेमेंट होगी तो फिर उसको यूज किया जा सकता है? नहीं, यूज वो कर सकता है लेकिन उसकी वैलिडिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी कि उसने यूज किया था वो वैलिडली यूज किया था. जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया कि माल तय हो गया कि नहीं हम देंगे लेंगे, ठीक है. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर बेसिकली ये है कि क्योंकि हमें टाइम टू टाइम लेना देना पड़ता है. हम कहते हैं हर बार यार केसेस में होता है जैसे अगर हमारे ऑफिस में हम लोग रिकवरीज पे काम करते हैं, हमें फ्यूल चाहिए होता है, ठीक है, तो डेली पंप वाले से मुआयदा नहीं हो सकता. एग्जैक्टली. तो हम लोग अब प्राइस चेंज होती रहती है. एक ही दफा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप लोगों से पेमेंट फ्यूल लेंगी, हमारी गाड़ी आएगी और फ्यूल लेंगी. तो डेली बेसिस के ऊपर हम ले रहे होते हैं, इनवॉइस बन के ऑफिस आ रही होती है. Exactly. मंथ एंड के ऊपर उसका बिल क्लियर हो रहा होता है और प्राइस हमेशा हर इनवॉइस की डिफरेंट होती है. अब यही चीज मैं आपको समझ, ये थी पहली कंडीशन जहां पर इनवॉइस साथ आ जाती है आपके पास कि आज इस रेट के ऊपर आपको इतना पेट्रोल मिला है, आज इस रेट के ऊपर आपको इतना पेट्रोल मिला है. यहाँ इनवॉइस साथ आ रही है. यहाँ पर सेल वैलिड हो गई जब इनवॉइस आ गई, सेल हो गई, एग्जीक्यूट हो गई. क्लियर? और हम यूज भी कर रहे होते हैं, लेकिन पेमेंट हम यूज भी कर रहे होते हैं, पेमेंट हम मंथ एंड पे करते हैं. पेमेंट आप मंथ एंड के ऊपर करते हैं. ठीक है? यहाँ पर सेल भी वैलिड है, उसकी यूसेज भी वैलिड है, उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप. ठीक है? दूसरी सिचुएशन ये है कि जहां पर क्योंकि प्राइस पहले से ये नहीं है कि आप हर बार बिल बनाकर भेजेंगे. हमने कह दिया हमें आप पे भरोसा है, कुछ होता है कि यार हमारा बहुत ताल्लुक है आपस के अंदर, कोई मसला नहीं है, तुम जिस मर्जी प्राइस के ऊपर कर देना. ठीक है ना? हमें तुम पे भरोसा. मार्केट के अंदर हमें भी पता है प्राइस अप डाउन होती रहती है. जिस प्राइस पे करोगे हमें पता है तुम हमें सबसे अच्छा रेट दे रहे हो और हमारे साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, तुम कर देना जिस मर्जी रेट पे कर देना. ठीक है?
ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, अभी फ्यूल वाली ही है, क्या हर बार पैसे देकर उससे लिया करेंगे पेट्रोल, क्या हर बार बिल लेने जाया करेगा कोई? नहीं, हम टोकन ही देते हैं उसको और वो फ्यूल हमें देता रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह की ये यही बात समझाता है कि ये इस तरह की ट्रांजेक्शन है कि बार बार आपको चीज़ें लेनी देनी है उससे। ठीक है, इस केस के अंदर हर बार प्राइस का एसरटेन कर देना भी इस वक्त आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप जो बिल करेंगे इनके ऊपर हम उसके ऊपर कर लेंगे। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसके अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर चेंज आता हो, फ्लक्चुएशन आती है। 15 दिन तो प्राइस चेंज नहीं होता नॉर्मली पेट्रोल का, या 15 दिन के बाद। अब हमारे पास इतना, लेकिन कहीं पर डिफरेंट भी हो सकती है। नहीं, पेट्रोल का प्राइस नॉर्मली 15 दिन बाद। पाकिस्तान में तो वैसे 15 दिन के बाद हो रही होती है चेंज, लेकिन अगेन वो बेसिकली प्राइस से अलावा क्वांटिटी के अंदर, यूजेज के अंदर भी चेंज आ रहा होगा ना, कि किस दिन कितना आ रहा है, किस दिन कितना आ रहा है, प्राइस वही है कि 15 दिन तक वही रहेगी। ठीक है, ये जो दूसरी सिचुएशन है, इस केस के अंदर हमारे पास ये सिचुएशन है कि चीज डिलीवर हो गई, लेकिन क्योंकि प्राइस आपने कहते मार्केट में अब हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अगर प्राइस में मार्केट में और जो हमने उसको बाद में एंड पे बिल कर दिया उसके अंदर डिफरेंस आ गया बहुत ज्यादा। बंदा कह सकता है भाई ये बताओ तो सही है, मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, तुम इसको एक बार देखो, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है, हो सकता है। ठीक है, इन दिस केस रूल ये है कि ये सेल अभी नहीं हुई, सेल अभी वैलिड नहीं है। जिस दिन पेमेंट क्लियर होगी, जब वो पेमेंट आपस में तय करके क्लियर कर देंगे, तब ये सेल वैलिड होगी, और तब जिस डेट से आपको ये पोजीशन मिली थी तब से अब तक की सारी ट्रांजैक्शन भी वैलिड होगी। क्योंकि जिस डेट को सेल वैलिड हो रही है उस डेट को वो ओके हो गया ना सारा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपको तो माल पहले मिल गया और आपने यूज कर लिया, तो वो जो पूरी यूजेज है वो भी उस डेट को वैलिड हो जाएगी, कि वो जो पिछले टाइम से आपने यूज किया है वो भी वैलिड है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यूजेज ऑफ इस्तिजरार। The concept of istijrar can be applied in murabaha in the following manner. The bank may use the concept of istijrar for the purchase of goods from suppliers and then to sell them on the basis of istijrar with some amount of profit on a deferred payment basis. This product will work suitably when the bank purchases the goods directly from the supplier and then sells them to the buyer. As in this case, the goods will be in the ownership as well as in the risk of the bank till it sells them to the buyer. So that makes the contract of sale valid and earning profit on such a transaction will be permissible, halal. Conversely, if the bank appoints the buyer as its agent to purchase the goods and he purchases them from time to time and utilizes them, then it would not be possible to ascertain the point at which the ownership and the risk of the goods पास टू दी बायर, कि कब उसको दिया गया, उसको कहा टाइम पे खुद परचेज कर लिया करो, जाके ले आया करो हमारे बिहाफ के ऊपर, इस्तेमाल कर लिया करो। तो अब इस केस में क्योंकि अष्टम नहीं कर सकते, इन ऑर्डर टू मेक एन इस्तिजरार अ वैलिड प्रोडक्ट द फॉलोइंग मैकेनिज्म मस्ट बी यूज्ड। द बैंक एंटर्स इनटू एन इस्तिजरार एग्रीमेंट विद द परचेजर टू सेल डिफरेंट कमोडिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ द सेम सम स्पेसिफिक अमाउंट के, जैसे हमने 1 करोड़ की अमाउंट ली थी कि 1 करोड़ तक की अमाउंट तक आपको ले सकते हैं। ठीक है, लिमिट ऑन अ कॉस्ट प्लस सम प्रॉफिट बेसिस, कि कॉस्ट प्लस हम कुछ प्रॉफिट आपसे चार्ज करेंगे। द परचेजर सेंड्स अ परचेज रिक्वेस्ट लेटर टू रिक्वेस्ट द परचेज ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी साइमल्टेनियसली और जस्ट आफ्टर साइनिंग द इस्तिजरार एग्रीमेंट विद द परचेजर द बैंक एग्रीज विद द सप्लायर ईदर टू परचेज द गुड्स ऑन नॉर्मल स्पॉट और क्रेडिट पेमेंट बेसिस, और द बैंक मे आल्सो एंटर इनटू अ पैरेलल इस्तिजरार। बैंक उसके साथ पैरेलल इस्तिजरार भी कर सकता है कि भाई मैं उनसे टाइम टू टाइम चीजें खरीदता रहूंगा। Agreement to purchase the goods on the market price whereby the payment will be made in advance or after the delivery. After receiving the purchase requisition from the customer, the bank sends a purchase requisition letter to the supplier to order the delivery of the goods to the bank or its authorized representatives, or ask him to deliver them to the purchaser's premises on the bank's behalf. तो बैंक उससे एग्रीमेंट करके तुम या तो मुझ तक पहुंचा दो या उसकी प्रेमिसेस तक ही पहुंचा दो, बैंक खुद उससे परचेज करके उसकी प्रेमिसेस तक पहुंचा दे। After taking possession of the goods and making the supplier its agent to deliver the goods to the customer, the goods will remain in the ownership and risk of the bank. तो जिस दौरान आपने ओनरशिप ली और उसने कहा कि वहां तक पहुंचा दो या खुद पहुंचाया कस्टमर तक, इस दौरान वो बैंक की ओनरशिप में रहना चाहिए।
It should be noted that a template purchase requisition letter should be prepared in such a way that it clearly mentions the specifications of the goods. कि उसकी specifications जरूर clearly mention होनी चाहिए. A confirmation letter should also be sent from the supplier to the bank and then from the bank to the purchaser, describing all details of the goods and their prices, in order to avoid any ambiguity in the subject matter as well as in the price that may lead to any disputes. तो ये मैंने पहले क्लियर किया कि बेहतर यही है कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो और जिस टाइम पर बिल हो रहा है उस टाइम पर साथ के साथ बिल करवाते जाएं आपके, ये इस अमाउंट के पर हम आपको सप्लाई करें, साथ बिल में मेंशन कर दिया गया, ठीक है. लेकिन अगर किसी केस में नहीं पॉसिबल होता तो इन दैट केस भी अलाउड है कि आप इस्तजरार कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी. अब इसके अंदर डिफरेंट तरीके हैं. एक तरीका ये है कि बैंक रॉ मटेरियल खरीद के रख ले अपने पास, ठीक है, और जब वो मांगे तब उसको देता जाए. इस केस के अंदर बैंक के पैसे फंस गए एक लंबे टाइम के लिए, बैंक ने रिस्क ओन कर लिया उस चीज का, कमोडिटी का, चाहे अपने पास, एक अपने स्टोरेज उसके पास होती नहीं आमतौर पर बैंक के पास, ठीक है, स्टोरेज होगी उसके पास, क्लाइंट के पास, तो उसके पास ही स्टोर करवाया हुआ है, तो बैंक को नहीं पता कभी यूज कर ले कभी उसमें से, ठीक है. तो एक शरिया कंप्लायंस का रिस्क आ जाएगा, ठीक है. इन सारे रिस्क से बचने के लिए और पैसा इधर उधर फंसाने के लिए बैंक कहते हैं कि हम टाइम टू टाइम परचेजिंग करेंगे, या तो पैरेलल इस्तजरार कर लेगा पीछे परचेजर के साथ भी, और इसको कहेगा कि हम कॉस्ट प्लस इस बेसिस के ऊपर तुम्हें देंगे, ठीक है, और एक इस्तजार इधर हो जाएगा. या फिर इसी को अपना एजेंट बना देगा कि भाई तुम मेरे बिहाफ पे जाके दिया करो, ये पेमेंट अकाउंट आपकी तरफ से ओपन होगा, आप वो बिल करवा दिया करेगा बैंक के नाम पे, बैंक उसकी पेमेंट कर देगा, ये रिसीव करेगा कि बैंक मैंने आपके तौर पे एजेंट के तौर पर रिसीव कर दिया, फिर बैंक इसे ऑफर करेगा भाई ये अपने पास ले जाओ और ये वो अपने पास ले जाएगा. सो ऑल दीज मेथड्स आर पॉसिबल. क्लियर? इसके अंदर कोई क्वेश्चन? सो दैट्स इट.